हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग अपने सीटेट पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 की पॉलिटी, जिसमें कि मैंने 2 चैप्टर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा क्लास 6 की ज्योग्राफी और उससे आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है सीटेट पेपर 2 में, वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 का जो टाइटल है वो है सरकार क्या है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे बच्चों की एक समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, जो हमारी सरकार है, वो कैसे चलती है, कैसे कार्य करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे सरकार बताया गया है कि सरकार है क्या। तो किसी भी देश का शासन चलाने वाली व्यवस्था को हम सरकार कहते हैं। अब वो जो सरकार है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जिसके बारे में चैप्टर में लेटर डिस्कस किया गया है। अब इस सरकार के कार्य क्या होते हैं, तो सरकार के कौन कौन से कार्य हैं। सरकार का कार्य है कानूनों को बनाना, उनको लागू करना और विभिन्न कार्य करना तथा उससे संबंधित निर्णय लेना। सामाजिक मुद्दों पर कार्यवाही करना, सोशल इश्यूज पर कार्यवाही करना, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, बाहरी देशों से अन्य देशों से अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, जो कार्य जो है आरबी के थ्रू किया जाता है। अन्य देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, यानी कि जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन हैं उनको जो है पीसफुली बनाए रखना। सभी नागरिकों के मूल और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, यानी कि अपने देश के नागरिकों की भी रक्षा करना और उनको मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनकी वो पूरी होती रहें और उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती रहें। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, जैसे भूकंप इत्यादि से देश की रक्षा करना, ये भी हमारा सरकार का कार्य ही होता है। और आपदा पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराना और देश के रिसोर्सेज की रक्षा करना, ये कुछ कार्य जो हैं सरकार के बताए गए हैं। अब गणतंत्रात्मक सरकार के स्तर, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इंडिया में पाई जाती है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के लेवल कितने होते हैं। तो डेमोक्रेसी 3 लेवल पे होती है। पहला है स्थानीय स्तर, लोकल लेवल पे, दूसरी है राज्य स्तर, स्टेट लेवल पे, और तीसरी है राष्ट्रीय स्तर, नेशनल लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे। तो जो हमारी स्थानीय स्तर की सरकार होती है ये गांव से लेकर सिटीज़ के लिए होती है, और जो स्टेट लेवल की होती है वो पूरे राज्य के लिए होती है, और जो सेंट्रल लेवल की होती है वो पूरे देश के लिए होती है। तो इस तरह से हमारे देश में गणतंत्रात्मक सरकार के लेवल्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। लेकिन क्या वर्तमान में भारत में 29 स्टेट हैं? तो नहीं, भारत में वर्तमान में 28 स्टेट हैं। क्योंकि क्या किया गया था, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। अब लद्दाख जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश इसके साथ ही बन गया है। तो भारत में पहले 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, सॉरी फ्रेंड्स 7 थे, और 2 ये बन गए तो 9 हो गए थे। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 9 यूटीज़, 9 केंद्र शासित प्रदेश ना होकर के भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वो क्यों है उसका रीज़न भी देख लेते हैं। तो क्या किया गया, 26 जनवरी 2020 को दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को एक कर दिया गया। तो इससे हमारे भारत में 8 यूटी हो गए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में 9 यूटीज़ कब से कब तक रहे। तो ये रहे 31 अक्टूबर 2019 से लेकर के 26 जनवरी 2020 तक। तो इतने समय के लिए भारत में 9 यूटीज़ और 28 स्टेट्स थे। लेकिन वर्तमान में भारत में 28 स्टेट्स और 8 यूटीज़ हैं। अब सरकार काम करने के लिए कानून बनाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि सरकार कानून क्यों बनाती है। तो सरकार सुचारू रूप से कार्य करने के लिए कानून बनाती है और जनता उन कानूनों का पालन करती है।
अगर जनता को कोई कानून अनुचित लगे, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कानून बना दिया और जनता को उसका हर हाल में पालन करना ही करना है। अगर जनता को कोई कानून अच्छा नहीं लगता है, कोई कानून अनुचित लगता है, या उसको ऐसा लगता है कि उसके जो मौलिक अधिकार हैं, उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका हनन लगता है, तो वे कहाँ जा सकते हैं? वे न्यायालय में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। आपने देखा भी होगा जो हमारा कानून बना था कृषि से रिलेटेड, उस पर कितने प्रोटेस्ट किए गए और एट द एंड सरकार को उस कानून को बदलना पड़ा था। अब इसके बाद चैप्टर में दिया गया है सरकार के प्रकार की। सरकार कितने प्रकार की होती है? तो सरकार होती है हमारी लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक। हालांकि सरकार बहुत सारे प्रकारों की होती है, लेकिन इस चैप्टर में दो मेजर जो टाइप्स हैं गवर्नमेंट के वो डिस्कस किए गए हैं। क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। डेमोक्रेसी अपने आप में एक बड़ा टर्म है जिसके डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक सरकार कैसी होती है? डेमोक्रेटिक सरकार ऐसी होती है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता द्वारा चुनी गई सरकार के पास कानून बनाने और निर्णय लेने की शक्ति होती है। इसमें क्या होता है कि हम लोग वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने प्रतिनिधियों को चुनकर जो है सरकार में भेजते हैं, और हमारे चुने गए प्रतिनिधि जो हैं वो सरकार का निर्माण करते हैं और हमारी तरफ से वही कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब राजतांत्रिक सरकार, दूसरा जो मेजर टाइप है वो है मोनार्की। तो मोनार्की क्या होती है? मोनार्की होती है जहाँ पर राजा होता है और राजा का बेटा राजा बनता है। तो ऐसी शासन व्यवस्था में निर्णय लेने तथा सरकार चलाने की शक्ति राजा रानी के पास होती है, और राजा रानी जो है सलाहकारों के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अब जो ये मोनार्की है ये भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। एक तो कंप्लीटली मोनार्की हो सकती है जहाँ सिर्फ राजा रानी का निर्णय ही सर्वोच्च होगा, लेकिन कुछ मोनार्की जो है कॉन्स्टिट्यूशनल भी होती हैं, संवैधानिक भी होती हैं। जैसे ब्रिटेन की मोनार्की, वहाँ पे राजा भी है और संविधान भी है। तो संविधान के अनुसार ही राजा जो है अपनी जो उसकी काउंसिल होती है उसके साथ निर्णय करता है, लेकिन वहाँ भी फिर भी अंतिम निर्णय राजा का ही रहता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको मोटा मोटा सा डेमोक्रेटिक्स जो गवर्नमेंट है वो और जो आपकी मोनार्की है उसके बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड, तो इन सरकारों के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भारतीय लोकतंत्र के बारे में, इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में, कि इंडियन डेमोक्रेसी कैसी है। और आपको इस स्टेटमेंट को रट लेना है कि भारत की जो डेमोक्रेसी है वो संसदीय है, पार्लियामेंट्री है और संघीय है। तो इस चीज़ को आपको रट लेना है, क्योंकि इससे इतने तोड़ मरोड़ के सीटेट पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा लोकतंत्र जहाँ पर संसदीय और संघीय प्रणाली पाई जाती है उसको हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। तो वर्तमान में लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर भेजते हैं। अगर भारतीय लोकतंत्र की बात करें तो वो कैसा है? वो संसदीय और संघीय है। अब प्रतिनिधि लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में देश के समस्त नागरिकों को मतदान का अधिकार होता है, जो कि वयस्क हो जाते हैं। जैसे कि भारत में 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी जो नागरिक हैं उनको मतदान का अधिकार दिया गया है। फिर ये जो मतदान का अधिकार प्राप्त होता है नागरिकों को, ये नागरिक मतदान करते हैं अपना, और चुनाव की प्रक्रिया द्वारा प्रतिनिधियों का चयन जो है इसमें किया जाता है, और यही प्रतिनिधि जो है फिर संसद में जाते हैं और देश के लिए शासन व्यवस्था चलाते हैं। अब प्रारंभ में क्या वोट देने का अधिकार सभी को था? तो प्रारंभ में वोट देने का अधिकार सबको नहीं था। यह अधिकार केवल शिक्षित और संपत्ति वाले पुरुषों को था। इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ने को मिलेगा फ्रांस की क्रांति में, जो कि क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर में ही दी गई है। तो ये जो अधिकार था वोटिंग का राइट, ये सबसे पहले केवल पुरुषों को था, महिलाओं को भी नहीं था। और पुरुषों में भी उन पुरुषों का था जिनके पास संपत्ति थी, जिनके पास शिक्षा थी। यानी कि जो अशिक्षित थे उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिनके पास संपत्ति नहीं थी उनकी भी कोई वैल्यू नहीं थी। भारत में सरकार जो है जनता अप्रत्यक्ष रूप से चलाती है, यानी कि हम लोग सरकार में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते। हालांकि जो हमारे
प्रतिनिधि होते हैं उनको हम प्रत्यक्ष रूप से चुनकर भेजते हैं और वही प्रतिनिधि सरकार में हमारी तरफ से डिसीजंस लेते हैं। तो भारत में जनता अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को चलाती है, अर्थात निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग में जनता की भागीदारी जो है वो अप्रत्यक्ष होती है। अब भारत में पहला आम चुनाव कब किया गया था? तो भारत में पहला आम चुनाव किया गया था अक्टूबर 1951 से लेकर 1952 तक, यानी कि 1951 से लेकर 1952 तक भारत में पहला आम चुनाव किया गया था। अब यंग इंडिया पत्रिका के प्रकाशक यहाँ पर दिए गए हैं जो कि गांधी जी है, तो गांधी जी द्वारा यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किया गया। इसके अलावा एक और पत्रिका थी हरिजन, वो भी गांधी जी द्वारा जो है प्रकाशित की गई थी। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक आता है सफरेज मूवमेंट या महिला अधिकार आंदोलन। तो जब पुरुषों को वोटिंग का राइट मिला और केवल उन पुरुषों को मिला जिनको कि वोटिंग का राइट, जिनके पास शिक्षा थी, जिनके पास संपत्ति थी, बाद में सभी पुरुषों को भी दिया गया, तो महिलाएं कहाँ पीछे रहने वाली थी? महिलाओं ने भी अपने अधिकार के लिए, अपने मतदान के अधिकार के लिए आंदोलन किया और ये जो आंदोलन था इसी को सफरेज मूवमेंट या महिला अधिकार आंदोलन कहा गया। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय और अमेरिकन महिलाओं द्वारा मतदान के लिए जो चलाया गया आंदोलन था, जो संघर्ष था, वही सफरेज मूवमेंट कहलाता है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या उनको तत्काल प्रभाव से जो है वो वोटिंग का राइट मिल गया था? तो अमेरिका की महिलाओं को वोटिंग का राइट 1920 में जाकर मिला और इंग्लैंड में महिलाओं का अधिकार जो है मतदान का वो 1928 में जाकर मिला था। ये आपको याद रखना है। अब हम इस चैप्टर से सीटेट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर हो उसे क्या कहा जाता है? उसे धर्मनिरपेक्ष सरकार कहा जाता है, उदारवाद कहा जाता है, गणतंत्रात्मक कहा जाता है या संघवाद कहा जाता है? तो हमने देखा कि ऐसी सरकार जिसमें एक से ज़्यादा लेवल हैं उसको हम गणतंत्रात्मक कहते हैं। जैसे कि भारत की सरकार में 3 हैं, स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो ये देखिए, भारत में जो है संसदीय और एकात्मक है, नहीं, राष्ट्रपति और संघीय है, ये भी नहीं है। भारत में राष्ट्रपति होता है और संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन पूर्ण रूप से केवल राष्ट्रपति के अधीन नहीं है। राष्ट्रपति और एकात्मक ये भी नहीं, तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं और चौथा ऑप्शन संसदीय और संघीय ये सही हो जाता है। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है, तो इसको बार बार अलग अलग तरीके से इंक्लूड किया गया है, इसीलिए मैंने इसको बस एक ही बार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? यानी कि जो हमारा सफरेज मूवमेंट चला था उनकी क्या मांग थी? तो उनकी मांग थी कि सभी महिलाओं को, चाहे वो धनी हो, निर्धन हो, श्रमिक वर्ग की हो, सभी महिलाओं को जो है वो मताधिकार मिले। तो महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार ये गलत है। धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार ये भी गलत है। श्रम वर्ग की महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार ये भी गलत है। बल्कि उनका ऑब्जेक्टिव था कि महिलाएं चाहे कोई भी हो, सभी महिलाओं को जो है वो वोटिंग का राइट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के चुनावों के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 2 कथन आपको दिए गए हैं। पहला कथन क्या है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। हमने बताया था कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में जनता अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है और वो प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जनता की ही बात की गई है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती हैं। तो बिल्कुल प्रत्येक 5 वर्ष पर हम लोग सरकार बदल देते हैं और अगर जनता का विश्वास नहीं रहता है तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उससे पहले भी सरकार बदल जाती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो हमने रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है उसकी विशेषताएं देखी थी। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं कि प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया रहती है,
यही स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है, क्योंकि जनता जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर भेजती है वही लोग जो हैं डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये हमारा सही है। अब मतदान द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जनता को मतदान का अधिकार मिलता है, ये भी सही है। और जनता की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जनता की जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसमें प्रत्यक्ष सहभागिता ना हो करके अप्रत्यक्ष रूप से जनता उसमें भाग लेती है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। और आप लोग इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि सीटेट पेपर 2 का जो आपका रिज़ल्ट है, कितने % लोग पास होते हैं, ये आप सभी देख रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि सीटेट पेपर 2 ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वालिफाई कर पाएँ, क्योंकि अब आप लोगों ने अगर बीएड किया है तो प्राइमरी में आपको मौका नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग पेपर 2 पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। क्लास 6 की ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने खुद ने इन्हीं नोट्स के और इसी तरीके से पढ़कर 120+ मार्क्स सीटेट पेपर 2 में गेन किए हैं। तो आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।